और नीट के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मतलब नवंबर में आके वो नहीं रहे हमारे बीच में, उनकी डेथ हो गई। जैसे मैं लाइब्रेरी गया, मैं बुक खोल के बैठा हुआ था, बट दिमाग वहाँ होता ही नहीं था। ऑनेस्टली दिमाग तो कहीं और ही होता। मेरी फादर की तबीयत जो थी वो काफ़ी टाइम से काफ़ी सीरियस थी, मतलब थ्रू आउट द ईयर वो बीमार थे, और मतलब खाना पीना भी नहीं खा पाते थे अच्छे से। क्या हाल चाल बच्चों, सब बढ़िया? बेटा आज हम हैं महफूज खान के साथ, जिन्होंने अपने बायो में 100% सिक्योर की है CUET 2025 एग्जाम में। सो हम लोग महफूज से बात करते हैं। बेटा महफूज, आपको कैसा फील हो रहा है, थोड़ा सा जरा बताओ बच्चों को। मैम पहली बात तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, अपने जितने भी ओपिनियंस है, अपने थॉट शेयर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और मैं ये बात दिमाग में लेके आया था कि अगर मैं जा रहा हूँ और मुझे अगर कुछ बच्चे सुनने वाले हैं तो उनके दिमाग में मैं कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस या मीनिंगफुल चीज़ ही डाल के आऊँगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये रहे कि अगली बार हो सकता है वो महफूज की जगह वो बैठे उनकी प्रिपरेशन में भी हेल्प हो, वो भी अच्छा स्कोर करे। बिल्कुल बढ़िया। तो बेटा सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हो, थोड़ा बच्चों को बताओ कि वैसे तो मैं मतलब जो मेरे फादर थे और जो मेरी मम्मी है वो तो यूपी से, मतलब हमारी पूरी फैमिली यूपी की रहने वाली है, बट मैं स्टार्टिंग से यहीं रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ। जी। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, आपने किस तरीके से, जैसे बायो में यार बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक आध भी वर्डिंग्स इधर की उधर हुई, या फिर इस बार जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे वो हर शिफ्ट में चेंज होते जा रहे थे, ऐसा आपने कैसे प्रिपेयर किया कि यार एक भी मतलब कुछ भी मार्क्स जो आपके ऐसे कटे नहीं एंड इतना अच्छा आपने स्कोर किया, आपने ऐसा क्या अलग किया? पहली बात तो सबसे ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना है, एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, और नोट्स पे बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं करने, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। एंड अगर हम डायग्राम देखें और अगर हम थ्योरी देखें तो ट्राई करें कि दोनों को रिलेट करके आपस में पढ़ें, जिसकी वजह से दोनों में ना एक कोऑर्डिनेशन सा बन पाए, तो हम समझ पाए। मान लो डायग्राम से कभी सेंटेंस का क्वेश्चन आ जाए तो वो हम कर सकते हैं। हम नेक्स्ट चीज ये कर सकते हैं कि जैसे जो चीज की वही बोलो। मतलब जैसे ये कर सकते हैं, हमें एनसीईआरटी में थोड़ी लिखने की आदत डालनी चाहिए। मतलब एनसीईआरटी बिल्कुल साफ नहीं रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें कोई चीज इंपॉर्टेंट लग रही है तो हम उसे तभी अंडरलाइन पे लिख लें, ऐसा ना करें कि बाद के लिए छोड़ दें। कुछ भी बाद के लिए नहीं रखें, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में 4 घंटे का एक वन शॉट देखा, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। मतलब कि कंसिस्टेंट रहे, ये नहीं कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया और बाकी दिन 4 दिन पढ़ ही नहीं रहे। बेशक एक दिन 45 मिनट या 1 घंटा पढ़े, वो अच्छी बात है, बट उसे ना डेली एग्जीक्यूट करें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करे से मेरे को एक चीज याद आई कि आप किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। लाइक क्या आप एक दिन में ही सारे क्वेश्चन पूरे चैप्टर के चैप्टर कंप्लीट करते थे, या हाफ पोर्शंस करते थे, या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते थे? क्या आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या पीछे मतलब किस तरीके की टेक्निक आप यूज करते थे? तो जैसे अगर बायो में देखा जाए, मान लीजिए मैंने आधा चैप्टर पढ़ लिया, अब उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं मैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करूंगा। अब मैं एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करूंगा, मैं देखूंगा अगर इनके कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थोड़े करने चाहिए ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। उसके बाद मैं क्या करता था, यूट्यूब से वीडियो चलाता था, मतलब CUET अड्डा की चैनल पे बहुत सारी मैराथन्स हैं, तो उसमें मतलब कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इजीली हो जाता था। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, स्पेशली अगर लास्ट का टाइम देखा जाए, जब पढ़ने में कम और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं है तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, आपको एनालिसिस वीडियो वगैरह का क्या है बेटा, आपको कैसे हेल्प मिली उससे, आपने को बता रहे थे? तो जैसे CUET के पेपर इस साल शुरू हुए 13 मई से या 14 मई से, वहाँ से मैंने जितने भी पेपर हुए उसका एक एनालिसिस वीडियो जरूर देखा। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम थ्रू आउट द ईयर टच नहीं कर पाते, एनसीईआरटी की लाइन भी कभी कभी मिस हो जाती है। जैसे टिश्यू कल्चर वाला पार्ट है, इंट्रोडक्टरी है बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी में, और ऐसा है कि वो तो मतलब पुरानी बुक में कहीं और था और नई बुक में कुछ और। मेरे पास भी पुरानी ही बुक थी, मैं पुरानी बुक से ही पढ़ रहा था। तो एनालिसिस वाला पार्ट बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, ऑब्वियसली एक ही बुक है, इतने सारे पेपर बनाने हैं तो हर बार नया क्वेश्चन तो आएगा, तो क्वेश्चन तो रिपीट होने ही होने हैं। तो एनालिसिस से ये फायदा रहता है कि जो आ रहा है हमें पता लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है। जो पार्ट अभी अनटच्ड है हम उससे ये पता लगा सकते हैं। अब जैसे अनटच कोई पार्ट है XYZ, हमारा टीचर है वो इतने साल से पढ़ा रहा है, वो तो ये बता ही देगा इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है। हमें पेपर मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर बायो में बात करें तो 100% पेपर का प्रेडिक्शन पेपर से पहले किया जा सकता है अगर आपका पेपर बाद वाली शिफ्ट में। बिल्कुल। आपका शिफ्ट पेपर बाद वाली शिफ्ट में। मेरा कम से कम CUET जब स्टार्ट हुआ उसके 15 दिन बाद था मेरा बायो का पेपर। अच्छा, तो काफी सब कुछ तो रिवील ही हो गया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं ना।
अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी भी मैं बच्चों की क्लासेस ले रही हूँ, जो CET 2026 वाले बच्चे हैं हमारे, उनका ही क्वेश्चन रहता है मैम हमारा बैकलॉग आ गया है, आपका बैकलॉग वगैरह कुछ आया? मैम जैसे मैं जो पढ़ाई करता था तो मैं ज़्यादातर रात को पढ़ता था। रात को क्या होता है, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर किया जा सकता है इजीली। हाँ। तो अगर किसी का बैकलॉग है ना, तो मैं उसको ये एडवाइस दूंगा कि एक बार अगर मतलब आप अपनी स्लीप साइकिल को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, तो थोड़ा सा क्या करो, अगर मान लो आपका आधी क्लास का बैकलॉग हो गया या फिर आपका कोई 2 घंटे का लेक्चर है, आपका उसका बैकलॉग हो गया, तो आप थोड़ा सा ना रात को पढ़ने का ट्राई करो। तो रात को पढ़ोगे ना, तो एक तो आप नोट्स तो बनाओगे ही, अगर नहीं भी बना रहे तो एनसीईआरटी के साथ लेके बैठोगे उसको। तो रात को क्या होगा कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप कवर कर सकते हो इजीली, बिकॉज कोई डिस्टर्बेंस ही रहेगी। जिन बच्चों की डिस्ट्रैक्शन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, वो रात को बैठ के पढ़े, सबसे अच्छी बात है। कोई ना दोस्त होगा ना फैमिली मेंबर होंगे, सब सो रहे होंगे उस टाइम और आप पढ़ रहे होंगे। अच्छा ये बताओ, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो? नो मैम, मैं किसी भी मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी मैं यूट्यूब चलाता हूँ ना, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ ना, फेसबुक ना स्नैपचैट, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो मन भी नहीं करता? नो मैम, मेरा ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा मन नहीं करता। अभी जब सारे एग्जाम खत्म हुए तब मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब चला लेता हूँ, अदरवाइज वो भी नहीं। तभी मैम मैं इतनी बायो में मेरी फुल परसेंटाइल आई है, ऐसी थोड़ी ना सारी स्टेटमेंट्स पढ़ के मैं सही क्वेश्चन करके आया हूँ ना। कैसे? अच्छा कह सकते। अच्छा ये बताओ कि जैसे बच्चों को ना लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक वगैरह आता है, आपको आया? पैनिक ऐसा जितना नहीं आता। नहीं आया, क्योंकि मैं आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन ढंग से कर रहे थे। हाँ, मतलब मुझे इतना था, मतलब जितना मेरा स्कोर अभी आ रहा है, मैं ये था कि पेपर से पहले या जब मैं एग्जाम देके आया, एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं बायो का एग्जाम देके जैसे मैं बिल्डिंग से बाहर निकला था ना, मुझे इतना पता था या तो मेरे 245 आएंगे या मेरे 250 आएंगे। बस एक क्वेश्चन का डाउट था, वो भी मैंने घर आके तुरंत बुक से देखा, क्लियर। अच्छा चलो बढ़िया। पैनिक में इतना ज्यादा करता नहीं था, क्योंकि उससे फिर खेल खराब ही होता है, जो आता होता है वो भी नहीं आता। बिल्कुल करेक्ट। तो अगर मैं आपकी बात करूँ, आप मेरे को एक बार बता रहे थे कि नीट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, तो किस तरीके से, मतलब क्या स्विच रहा, ऐसा मतलब ऐसा क्या फैक्टर था कि यार अपना फील्ड बिल्कुल एकदम से स्विच कर दिया? तो मैं नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था, और मतलब नीट में जैसे 11 12 दोनों पढ़ाई जाती है, तो मैं पढ़ भी रहा था, 11th भी पढ़ रहा था। बट नवंबर आते आते मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें हुई, तो मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा टाइम मतलब इतना बचा नहीं है, और नीट अभी ज़्यादा टाइम मांगता है। एक तो सिलेबस कंप्लीशन भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर सीयूटी में 12th का सिलेबस है तो नीट में दोनों का सिलेबस है, 2x सिलेबस हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक बार इस पर फोकस करूँ, और अगर शायद अच्छा स्कोर करूँ तो मे बी बहुत अच्छा लाइफ में कर पाऊंगा। इस वजह से मैंने सीयूटी को स्विच किया। तो मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी बेटा जो आपको अपना जो नीट से आपने एकदम से शिफ्ट किया सीयूटी में? तो मैम बच्चों को बताना चाहोगे? हाँ मैम, जैसे मतलब मेरी फादर की तबीयत जो थी वो काफ़ी टाइम से काफ़ी सीरियस थी, मतलब थ्रू आउट द ईयर वो बीमार थे, और मतलब खाना पीना भी नहीं खा पाते थे अच्छे से। तो मतलब नवंबर में आके मतलब वो नहीं रहे हमारे बीच, मतलब उनकी डेथ हो गई। उसके बाद काफ़ी टाइम तक तो मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पा रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था। जैसे मैं लाइब्रेरी गया, मैं बुक खोल के बैठा हुआ था, बट दिमाग वहाँ होता ही नहीं था, ऑनेस्टली दिमाग तो कहीं और ही होता था मेरा। तो इस वजह से मैं कुछ टाइम तक तो नहीं पढ़ पाया था। मिड ऑफ दिसंबर या एंड ऑफ दिसंबर में अराउंड मैंने ये सोचा कि अब टाइम भी कम बचा है, और नीट के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, बहुत ज़्यादा लगेगा नीट में। मैंने सोचा कि एक बार सीयूटी करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं इसको, क्योंकि सिर्फ 12th का सिलेबस है, तो इसको अच्छे से पढ़ा मैंने, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब अच्छे से हुई, हेल्प हुई यूट्यूब से, चैनल से, तो अच्छे से हो गया इसको। बट जैसे काफ़ी सारे बच्चे ना नेगेटिव इन्वायरमेंट में दे डोंट नो हाउ टू ओवरकम। आई थिंक यू आर अ परफेक्ट एग्जांपल, जिसने सिर्फ ओवरकम नहीं किया इस चीज़ को, बल्कि उस चीज़ को फोड़ दिया है ना। तो थोड़ा सा अगर आप बच्चों को गाइड कर दो कि भाई किस तरीके से नो मैटर कैसी भी कंडीशन आ जाए, किस तरीके से चीज़ों को थोड़ा ओवरकम कर सकते हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए ओवरकम करने का? जैसे सबसे अच्छा तरीका है ना कि कितना भी बुरा टाइम हो, अकेले ना रहें, फैमिली के साथ रहें, फैमिली के साथ रहें, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, सिबलिंग्स हैं, कजन्स हैं, वो साथ में सपोर्ट करेंगे, तो हो जाता है ओवरकम ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमारे दिल में ना थोड़ी सी खुद भी मतलब ये आती है बात कि अगर सब इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट मैं भी लगाऊं, थोड़ी सी मेहनत करूं, थोड़ा सा पढ़ाई करूं, या फिर पढ़ाई भी नहीं किसी भी और चीज में अगर देखे जाए तो इस तरीके से ओवरकम हो जाता है। बस ये की पॉइंट है कि अकेले ना रहें, अकेले रहेंगे तो तरह तरह के ख्याल हमारे दिमाग में आएंगे, तो फैमिली के साथ रहें, सबकी बात सुने, सबसे बात करें। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर पढ़ रहे हैं रह जाएं और फिर उसको ओवरथिंक करके पता नहीं क्या क्या सोच के वो करें, है।
तो आपकी जो मम्मा है उन्होंने आपको मतलब किस तरीके से सपोर्ट किया? कोई प्रेशर था कि सीईटी में तेरे को टॉप करना ही करना है, या फिर तेरे इतने स्कोर आना ही चाहिए, या मम्मी की साइड से डांट या भाई की साइड से कुछ कोई भी चीज? मैम ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई डांट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मम्मी ने तो इतना बोला था कि मतलब जितना कर रहे हो ना बिना टेंशन के पढ़ो, जितना खुद से हो सकता है उतना करो। तो मतलब अगर मम्मी भी इतना बोल देती है हाँ तो फिर तो अपने आप ही मतलब लगता है ना कि अब और करा जाए थोड़ा। हाँ, अगर मम्मी इतना सपोर्ट कर रही है तो। हाँ बिल्कुल। उसके बाद तो मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे आपने? हाँ जी। अच्छा, तो मॉक टेस्ट जो दिए थे उससे क्या आपने कंक्लूजन मिला? किस टाइप के तुम्हारे मॉक टेस्ट जाते थे? मॉक टेस्ट मेरे ऑनेस्टली बताऊं तो जैसे मेरा सीयूटी का पेपर गया वैसे ही जाते थे। बायो में हो सकता था कि 240 आ रहे हैं, 235 आ रहे हैं। मतलब आई रिमेम्बर जब मैंने पहला अपना ये मॉक टेस्ट दिया था तो मेरे 235 आए थे। तो मैंने सोचा था ठीक है इतना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर लगाता गया, मैं मॉक टेस्ट लगाता गया और एनसीईआरटी पढ़ता गया, अपने आप स्कोर इंप्रूव होता गया। जब तीसरा चौथा मॉक टेस्ट दिया तो 250 आ रहा था। अच्छा, हाँ। तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब सीईटी के, या फिर छोड़ दो हो जाएगा सब कुछ चलेगा, चिल है क्या? ऐसा नहीं, मतलब अगर कोई भी पढ़ाई की रिलेटेड चीज है ना तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसे छोड़, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज हो, तो करना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए है ना। और जिनके कम स्कोर आते हैं मॉक टेस्ट में उनको कुछ आप बोलना चाहोगे? पहले तो अपनी गलती को एनालाइज करो। एग्जैक्टली। क्या मतलब ऐसा कर क्या रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है? क्योंकि काफी बच्चे मैंने जो नोटिस किया ना वो ये करते हैं कि यार मार्क्स कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे, बट उन्हें एक्चुअली जहाँ पे वर्क करने की जरूरत है दैट इज कि भाई ये पार्ट मेरा शायद वीक है, इसकी वजह से कम आ रहा है। अच्छा है, थैंक गॉड कि हमारा ये जो एग्जाम है ये फाइनल एग्जाम नहीं था, दैट इज जस्ट अ मॉक टेस्ट, इसीलिए इसका नाम मॉक है ना। तो मॉक टेस्ट से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं बेसिकली पेपर वगैरह, है ना। और आपको ऐसा क्या लगता है बेटा कि कोई एक चीज जो मैं शायद से अगर बेटर तरीके से करता या मैंने स्टार्टिंग से ध्यान दिया होता तो जो जर्नी मेरी अभी तक की रही, जो कि आप बता रहे थे अच्छी रही, वो बिल्कुल मक्खन जैसी हो जाती, मतलब बहुत स्मूथ हो जाती। ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए, प्लस वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से उसकी उनकी जो वो है ना जर्नी बिल्कुल स्मूथ हो जाए, क्या ऐसा करेगा? तो सबसे पहली बात तो है कि कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है। मैंने क्या गलती करी वो मैं बताता हूँ। जैसे मेरे पास तो मैंने ये था कि टाइम कम है तो मैंने क्या करा, इंग्लिश और जीएटी पे ध्यान नहीं दिया। हाँ। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। अब अगर मान लो अभी तो मेरा ठीक स्कोर आ रहा है, हाँ। तो थैंक गॉड, बट ऐसा हो जाता कि मान लो नॉर्मलाइजेशन है, हाँ। उसमें मेरे बहुत ज्यादा कम नंबर हो जाते, हाँ। अब मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, तो एक ही ऑप्शन हो सकता था कि मैं कोई अच्छी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकूं जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी से। वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश और जीएटी के मार्क्स एक्सेप्ट करते हैं, मेरे दोनों में खराब नंबर, तो मैं वहाँ के एलिजिबल तो हूँ लेकिन कम नंबर है, कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ये मतलब जैसे अगर कोई और बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इस बात का ध्यान रखिए कि वो किसी भी सब्जेक्ट को ना इग्नोर ना करें, डेली पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़े, चाहे वो इंग्लिश पढ़े या जीएटी पढ़े। वर्ड मीनिंग जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो वो भी डेली कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व की कि वोकैबुलरी ऐसी नहीं कि लास्ट के तुमने कुछ मैराथन लगा लिया हो जाए, इट नीड कंसिस्टेंसी कि 1 महीना पढ़ लिया, 2 महीना पढ़ लिया, फिर आप बोल रहे हो कि हो गया, ऐसा नहीं होता है। वोकैबुलरी जैसी चीज, करंट अफेयर जो आपका गैट वगैरह में सब कुछ जो भी आता है ओवरऑल, वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं डोमेन के अलावा जो साथ साथ बच्चा पढ़ेगा उसी को उसके रिजल्ट्स बढ़िया तरीके से देखने को मिलेंगे, है ना। तो अगर ये चीज कहीं ना कहीं बच्चे करेंगे तो उनकी जर्नी आप कहना चाहोगे कि स्मूथ हो जाएगी? स्मूथ भी रहेगी, और जैसे अगर जीएटी पढ़ रहे हैं हाँ। तो अपडेटेड भी तो रहेंगे कि क्या चल रहा है, इस चीज से अपडेटेड रहेंगे। इंग्लिश पढ़ने का फायदा ये कि स्किल्स तो इम्प्रूव हो ही रही है ना, अगर कहीं जाके कल बात करनी पड़े तो कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो आपसे बात करके बेटा हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बेटा काफी सारे जो आपके डाउट्स वगैरह हैं यार वो क्लियर हो गए होंगे। उस बच्चे ने ये सारी अपनी पूरी की पूरी जर्नी आपको पूरी बता दी कि यार किस तरीके से क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, मुझे कैसे लगा। आई थिंक अगर एक ऐसा बच्चा जो काफी नेगेटिव इन्वायरमेंट से उठ के अपनी सिचुएशन स्विच करके सब कुछ कर सकता है तो तुम लोग तो यार सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है तुम में से काफी सारे बच्चे बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हमारे साथ महफूज ने दिए हो, ठीक है, जिससे आप लोग भी सोच रहे हो कि यार पता नहीं कैसे होगा। ठीक है, तो उस चीज को कहीं ना कहीं अप्लाई करो अपनी लाइफ में, ठीक है, और ओवरकम करो। और कहीं पे भी अगर दिक्कत आती है तो मेरी पर्सनल मेल आईडी पे भी यार तुम लोग मेरे को मेल कर सकते हो। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं तुम लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी कि किस तरीके से तुम्हें ओवरकम करना है। सो आई होप बेटा इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल चुके होंगे कि किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद फॉलो करनी है। उसने अपनी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। सो ये आपके हाथ में है, आप चीजों को कैसे लेते हो, देखो करने वाला कैसे भी कर सकता है।
ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ का आंसर अभी भी आपको नहीं मिला कि CUET में मैम कैसे पढ़ना चाहिए, बैकलॉग कैसे कवर करें, तो आप लोग अभी भी मेरे को मेल कर सकते हो nisha.mandral@ada247.com पे। उसके अलावा हर छोटी सी छोटी डिटेल एंड प्रॉब्लम्स के साथ बेटा सॉल्व करना कैसे है चीज़ों को, वो मैं अपने टेलीग्राम पे बताती हूँ, दैट इज निशा मंडराल CUET बायोलॉजी। सो आज के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत होती है सो डू मेल मी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, बाय।